अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ 302 का फाइनल टर्म की प्रिपरेशन का लास्ट पार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम लेसन 41 से लेकर 45 तक कवर करेंगे। बेसिकली इसमें डिटेल से इतनी बात नहीं करूँगी क्योंकि जो आपके LMS में जो अपडेट आई है उसमें जो लेसन 5 लेसन है उनकी हार्डली एक लेसन की 4 या 5 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको भी डिटेल से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन किए थे और उसके बारे में मैंने आपको कहा था उसमें से आपका पेपर 10 मार्क का लाजमी आता है, लेकिन कुछ MCQ इतने घुमा फिरा कर आते हैं कि प्रैक्टिस के बावजूद भी हम बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा आज का मकसद ये है कि उन MCQ के बारे में फोकस कराऊंगी। आपको मैं 10-12 MCQ ऐसे कराऊंगी ताकि आपका जो माइंड है पता चल जाए कि आप उसको कैसे सॉल्व करना है। और दूसरा जो हमारे 41 और 45 में है कुछ 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूंगी एक्सप्लेन करके, लेकिन एडवाइस मेरी आपको ये है कि आपने 41 से लेकर 45 जो LMS के अंदर जो वीडियो दी हुई है 4 या 5 मिनट की दी हैं वो आपने सुन लेनी, क्योंकि ये चैप्टर इतनी मुश्किल नहीं है, ना ही इसमें इतनी डिटेल की बात करने की ज़रूरत है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं है तो करनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वक्त आपको वीडियो मिलती रहे GTP असाइनमेंट की तो करनी सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। पहले हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय एक्सेसिव टाइम पीरियड इज कॉल्ड। अब देखें यहाँ हमने जो पढ़ा था कम्बिनेशन में पढ़ा था कि हमने ऑर्डर के लिहाज से चेंज करना। थोड़ा जो MCQ होते हैं थोड़ा घुमा फिरा कर ऐसे दिए जाते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें टाइम सीरीज है, कम्बिनेशन है, परमिटेशन है। तो यहाँ तो ऑर्डर का ही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक्सेसिव ईयर मतलब कि एक साथ ईयर, यानी कि 2, 3, 4 ईयर की साथ बात हो रही है। तो इससे जब हम लोग इस एक्सेसिव टाइम का पता चलता है तो पता चलता है कि ये क्या इसमें टाइम सीरीज का करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवल फ्रॉम द अल्फाबेट। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि हम चूज करें अल्फाबेट के अंदर और हमारी जो है वॉवल आए। देखिए जो वॉवल लेटर होते हैं मतलब पूरी जो ABC के अल्फाबेट लेटर होते हैं वो 26 आते हैं। तो 26 आते हैं और 26 में से वॉवल लेटर कितने हैं? 5। जैसे आपको पता है AIOU। तो ये जो लेटर हैं हमारे पास 5, यानी कि 26 में पॉसिबिलिटी है कि 5 दफ़ा वॉवल लेटर आ जाएं। तो इसलिए जो 26 लेटर है उनके अंदर 5 टाइम हमारी पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाएं। तो हमारे पास यहाँ आंसर है 5 डिवाइडेड बाई 26। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 11 व्हेन यू रोल 2 डाइस, यानी कि आप 2 दफ़ा छक्का रोल करें, ठीक है, उसको फेंकिए और आपका आंसर आए 11। अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन की बात है, सोचने की बात है कि 11 पहले प्लस होता है कैसे। हम 11 को क्या करें, या एक दफ़ा हमारे पास 5 आए या एक दफ़ा 6 आए तो हमारे पास तब जाके 11 बनता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम एक छक्के को 1 छक्के में 5 आए और एक छक्के में हमारे पास 6 आए तो 11 बनता है, यानी कि दोनों में एक एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये तो 1 है, ठीक है। अब 1 है, अब हमने क्या कर, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। अब हमने 2 बाई डिवाइड 36 किया, लेकिन हमने मालूम करना है कि और की पॉसिबिलिटी माइनस, तो इसमें से माइनस जब हम 2 को 2 बाई 136 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 18। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन है जी व्हेन वी रोल 2 डाई, वही है। उसके बाद हमारे पास है इक्विवेलेंट x माइनस 5 को 4, यानी कि जो हमने क्या करना था इसका आपस में हमने क्या करना है एक्सपेंड करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका एक्सपेंड कैसे करना है, तो आपने सेम उसी तरीके से एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। तो वो आपको एक्सपेंड के ऐसे क्वेश्चन 1-2 रिपीट लाजमी होते हैं पेपर में। अब उनके इफ अ डाइस इज अ थ्रो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर ऑफ ए व्हेन डिवाइड बाय द 3। अब उन्होंने हमें कहा है कि हम डाइस थ्रो करें, ठीक है, एक मतलब छक्का लगाते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमारे पास क्या चांस है, इवन नंबर का क्या चांस है डिवाइड बाय 3 नंबर का। ये एग्जाम्पल से आपकी आया बुक से, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया, एक दफा फिर भी यहाँ बता देती हूँ। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 6, ठीक है, 2, 4, 6, सॉरी 3 नंबर इवन हो गए, 3 बाई 6 एक जगह आ गया और हमारे पास नंबर हो गए डिवाइड होते हैं 3 और 6 आ गया, यानी कि एक 3 बाई 6 हो गया और एक हमारे पास हो गया 2 बाई 6 हो गया। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे जो है और इस्तेमाल करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 5 बाई 6,
लेकिन 6 जो है नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नंबर, इसलिए हम इसको -1 करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 4/6। आपके हैंडआउट में ये दी पेज नंबर 258 पे एग्जांपल दी हुई है, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक्सपेंड का आया हुआ है, ये भी आपके हैंडआउट में दिया हुआ है एक्सपेंड कैसे करना है, तो मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ है, तो आपने उसको उस तरीके से कर लेना ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है कॉलेज हैज अ 10 बास्केटबॉल प्लेयर, a 5-member team and captain will be selected out of 10-member players. How many different selection can be made? अब उन्होंने कहा है कि कॉलेज के अंदर 10 प्लेयर हैं, ठीक है, 5 मेंबर हैं टीम और कप्तान की, हम उसमें से हमने सेलेक्ट करने हैं 10 लोगों को, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो इसका क्या तरीका है, हम लोग क्या करते हैं 10C कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं 10C, और उसके बाद हमारे पास 10C और कितना हमने सेलेक्ट करना है 5, तो हमारे पास ये आ जाएगा 210। तो आप इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 210 आंसर। यहाँ ये भी हो सकता था 10C5, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 6 है, इस वजह से ये रॉन्ग है। हम लोग क्या करेंगे 210 करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारा लेक्चर नंबर 41 से लेकर 45 स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को हम स्किप करेंगे और आगे देखेंगे क्या है। आगे हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट हेल्पिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इसको लिखने का क्या तरीका, फॉर्मूला y इज इक्वल टू 1, उसके बाद हमारे पास है सिग्मा ब्रैकेट 2 पाई, ये फॉर्मूला, ठीक है इसका। अब हम इसको देखते हैं, जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी जो शेप होती है वो बेल शेप होती है। ये भी आपने माइंड में रखना है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है दिस कर्व इज ऑलवेज बेल शेप विद द सेंटर ऑफ द बेल लोकेटेड एट द वैल्यू ऑफ म्यू। जो आपका सेंटर है ना, ये वाला सेंटर, ये है म्यू। म्यू इसलिए इसको हम कहते हैं, मतलब कि हमें इसमें होता क्या, बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। चाहिए तो था इनको पहले डेफिनेशन देनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें डेफिनेशन नहीं दी, तो मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम इसका आगे पहले पार्ट करते हैं, फिर पीछे वापस आते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिक बेस होती है। सिमेट्रिक बेस का मतलब क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है, लेफ्ट और राइट साइड हमारी इक्वल होती है। इसके जो दरमियान वाला होता है वो हमारा होता है म्यू। ये आपने याद रखना है, सिमेट्रिक क्या होती है म्यू, और जितनी वैल्यू इस मीन के करीब होती है उतना ही उसका असरअंदाज होता है। जितनी ही वैल्यू जो है मीडियम मीन से दूर होती है उसका असरअंदाज उतना ही कम होता है। अब उन्होंने लिखा है द बेल कर्व द सेंटर ऑफ बेल लोकेटेड, यानी सेंटर जो हमें लोकेट होगा वो म्यू होगा, यानी कि मीन होगा। द डेप्थ ऑफ द बेल इज कंट्रोल बाय द वैल्यू ऑफ सिग्मा। जो डेप्थ है वैल्यू की वो कंट्रोल होती है, वो हम लोकेट करते हैं सिग्मा से। एट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकली अबाउट द सेंटर एंड डिके एक्सपोनेंशियली एंड एक्स प्लस माइनस। अब इन्होंने ये कहा है एक्सपोनेंशियली, इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं कोऑर्डिनल है वो x और y से टच नहीं करते। ये देखें थोड़ा थोड़ा गैप है, x और y से प्रॉपर टच नहीं करे। एज एन पॉसिबिलिटी डिस्टिंक्टिव फंक्शन दैट द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, और आपका जो एरिया होगा वो इक्वल टू 1 के होगा। अब उन्होंने हमें यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट डिफाइंड बाय द मीन। इन्होंने बीच में हमें फॉर्मूले लगा के दिए हुए, नीचे हमें इन्होंने की पॉइंट हमें बताया है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम आगे भी करेंगे, ये आगे हमारे एग्जांपल में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आगे उन्होंने बताया कि दिस स्टेज वी शैल द सिंपलिसिटी अंडरस्टैंड व्हिच इज अनदर स्टैंडर्ड डेरिवेशन। अब उन्होंने हमें बताया है कि जो की पॉइंट है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन ऑफ 0 एंड वेरिएंस ऑफ 1। ये आपने एमसीक्यूज में याद करना है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन ऑफ 0 एंड वेरिएंस ऑफ 1। अब उन्होंने हमें नीचे जी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है। If the behavior of the continuous random variable x is described by the distribution is n mu is sigma square, then the behavior of the random variable z, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का हमारे पास फॉर्मूला है और ये है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब हमें z की वैल्यू निकालनी होगी तो हम यहाँ निकालेंगे,
और जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम वो फार्मूला लगाएंगे। अब हमने क्या है कि हेयर हमारे पास इतना वैल्यू दे दी है, अब हमने क्या निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, या हमने क्या निकालनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो यहाँ देखिए x हमारे पास क्या, तो ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये ऊपर फार्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, x माइनस म्यू। तो x हमारे पास क्या है जी, x उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, x हमें उन्होंने दिया ही नहीं है। तो म्यू हमारे पास क्या है 45, वो लिखा। सिग्मा हमारे पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमारे पास क्या हो गया 0.025। तो हमारे पास ये जो अब हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू की है, बेसिकली इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है। नीचे अब हमें उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है कि उन्होंने कहा है कि व्हेन द रैंडम वेरिएबल x, अगर आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो x है, टेक द बिटवीन बाय, यानी कि हमारे पास x है एक, या तो ये होगा या तो ये है, इसके दोनों के बिटवीन में है। तो हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू कितनी 4.5 लिखा माइनस 45 लिखा, क्योंकि ऊपर हमें उन्होंने म्यू की वही एग्जांपल चली जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना। म्यू हमें दिया 45, वो लिखा, डिवाइड बाय हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन 0.02 दिया हुआ था, उन्होंने हमें 0.025 दिया, तो वो हमने लिखकर डिवाइड कर 2 आ गया। दूसरे को इसी तरीके से फिर 40.95 को करेंगे तो हमारे पास -2 होगा, यानी कि z की वैल्यू रिलाई करती है -2 या 2 पे। अब नीचे उन्होंने हमें एग्जांपल दिए, इस एग्जांपल का सोल्यूशन आप इस आंसर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। ये देखें, ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसमें उन्होंने हमें एक वैल्यू दी थी 105, एक वैल्यू दी और एक वैल्यू दी 1010। यहाँ बेसिकली यहाँ उन्होंने 10 लिखा हुआ है, तो जो आपके क्वेश्चन में है वहाँ 100 है, तो आपने इसको 10 ही करना है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उसको 1005 माइनस 1000, तो आपके पास माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपके पास 0.9। इस तरीके से 1110 माइनस 10,000, म्यू की वैल्यू 1000 है, 1000 करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपके पास 1 बाय 1, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम वापस चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जी कुछ क्वेश्चन कुछ हमारे पास और भी हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है आपने वैल्यू डेफिनेशन याद करनी है, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से केसेस है, सिमेट्रिकली है, मीन कैसे निकाला जाता है, कहाँ क्या चीज़ प्रोक्योर की जाती है, ये पूछा जाता है। मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपका आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक नोट लिखें, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे जैसे z की वैल्यू भी आपने फाइंड किया, वैसे आपको z की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ जाती है। सिंस द स्टैंडर्ड नॉर्मल distribution used to frequently table has been produced to help us calculate, but this table is located this is the base on the following diagram। अब आप देखा होगा कि जितने भी हमने भी पढ़े वो सारे बेल शेप में थे, और बेल शेप में थे आपस में जो है x और y को टच नहीं कर रहे थे। Since the total area under the curve is equal to 1, the following for the symmetric is the curve that the area and the curve is the origin x। ये सारी चीजें वही जो चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ अब हमने क्या करना होता है, वैल्यूज को देखना होता है। वैल्यूज को कैसे देखना होता है, ये एक टेबल है, ठीक है, यहाँ हमने बताया था। अब उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 1.96, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1.96 को फाइंड करने की। बहुत आसान है, बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे इनके साथ टेबल होता है, टेबल लगा हुआ था, तो इतना नहीं होता कि LMS में जो आपका क्वेश्चन है इतना बड़ा बड़ा टेबल आपको दे दें। दिस टाइम वाज वन टू द कॉलम हेड बाय 6, ठीक है, एंड द रो बिटवीन द 1.9, ठीक है। हमने क्या करना है, कॉलम 6 को देखना है, रो हमने देखनी है 1.9 को। द एंट्री इज 477 रिक्वायर, द प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.0। अब उन्होंने हमें नीचे एक और दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z टेकन बाय द 0.195। There is no entry corresponding to 1.95, we can take the average of 1.9 and 1.7, क्योंकि जो हमारा टेबल होता है उसमें हमें सिर्फ एक दी होती है, दो नहीं दी होती, 1.9 या 1.96 मालूम कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो निकलने की, हम इन दोनों की एवरेज निकालेंगे, फिर इनका जो प्लस आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास जैसे कि 1.6 की एक दफ़ा निकाल ले, एक दफ़ा 1.7 की निकाल ले, ठीक है, रैंडमली ले लिया। अब रैंडमली ले लिया, अब दोनों को प्लस किया, ठीक है, विद द एवरेज ऑफ 4753 को, उसके बाद डिवाइड बाय 2 के साथ किया, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आ गई, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 के तो हमारे पास ये आ गया 4.53। और दूसरी बात, जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ हम 0 लाजमी लगाएंगे। यहाँ 453 था, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से कम होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, तो यहाँ हम 0.4753 लगाएंगे। आपने माइंड में बात याद रखनी है।
अब हमने ये करना है 0 and 2, ये हम एग्जाम्पल दिए 0 and 2 पे, तो हम जाके आंसर पे जाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि जी 0.477, तो इससे पहले कि हम आंसर पे जाते हैं, इससे पहले कि हम करते हैं कि हम टेबल पे जाते हैं। जी ये टेबल है, ये आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने 0.2 के बारे में हमने जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ हमारे पास नंबर दिए कि 0.1/2 और यहाँ हमने पॉइंट पे दी, यानी कि हमने चेक करना है 2 की वैल्यू किसमें 0 पे। तो अब हमने यहाँ आते 2 और ये ऊपर वाली 0 वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना और नीचे वाली रो हमें 2 सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास आ गया 4772। तो 4772 को आ गया, तो हम इसको अब चेक कर लेते हैं, उसमें भी जो आपके क्वेश्चन में है, तो वो हमारे पास है जी ये देखें, आंसर पे हम चेक कर लेते हैं जाकर, हमारे पास है 4772 और यहाँ हम 0 पॉइंट लाजमी लगाएंगे क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी का इशू आता है। इसी तरीके से आपने सारों को फाइंड आउट कर लेना है। नीचे अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास इसी की मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी हुई है, वो आपने कर लेनी है। 3-4 एग्जाम्पल दी है। उसके बाद हमें दिया है नोट फ्रॉम द टेबल दैट z increase from 0, the entry increase repeatedly, the first 10 the mildly slow toward the 500, there is possibility of 0.5, the consistency, the shape of curve is 3। यानी कि वही चीज जो आपने 0 लाजमी लगाना है। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेटिंग अदर प्रोबेबिलिटी, ये जो है ये आपने LMS से लेक्चर सुनने हैं और उसमें आपको काफी डिटेल से बताया हुआ है कि इन 4 केसेस को कैसे आपने सोल्व करना है। तो ये वो चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता पेपर में इतनी खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ों के लिए आपको डायग्राम LMS में बनानी पड़ती है, केस देना पड़ता है, तो इसलिए आप देखोगे छोटी सी जगह होती है क्वेश्चन की, पूरी इतनी बड़ी नहीं होती। तो आपने जो मेनली फोकस करना है वो आपने यहाँ तक फोकस करना है, ठीक है। टेबल का भी चांस हो सकता है, क्या पता वो आपको 2 रो दे दें जो जिसमें आपका काम हो तब। तो आपने क्या इसमें नीचे वाले जो केसेस हैं इसमें आपने मीन, मोडियम और टेबल देखना पड़ेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक इसको फोकस करना है। और एक अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली डेफिनेशन का नोट आपने लाजमी ही अच्छे तरीके से, या चाहें तो नेट से सर्च करके 3-4 लाइनों का लिख लें और एक डायग्राम इसको कैसे बनाते हैं वर्ड पे ये भी चेक कर लें, तो आपको ये वर्ड में बनी हुई मिल जाएंगे ग्राफ के अंदर। तो आपने आराम से इसको कर लेना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।